rickets is an important disease related to the musculoskeletal system, particularly of pet animal. So इट इज़ ए डिजीज ऑफ क्रॉनिक नेचर। ये जनरली जो है जब भी रिकेट्स मिलेगा तो ये नहीं कहेगा कि कल से जो है देख रहे हैं कि इसका जो है बोन जो है बेंड कर रहा है, अगला पैर बेंड कर रहा है। जब भी बताएगा कि कुछ दिनों से धीरे धीरे लगता है कि इसका पैर जो है कुछ मुड़ रहा है, इस तरह का कोई हिस्ट्री लेकर आएगा। तो रिकेट्स क्या है? ए डिजीज ऑफ क्रॉनिक नेचर। ये नॉट ऑफ द एक्यूट नेचर, ये क्रॉनिक नेचर है। एक्यूट एकाएक रात में ठीक था, कल एकाएक जो है मुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। तो ए डिजीज ऑफ क्रॉनिक नेचर अफेक्टिंग यंग ग्रोइंग एनिमल, और खास करके यंग ग्रोइंग एनिमल में होगा, पार्टिकुलरली जो है 3 मंथ या जो है 3 मंथ अप टू 3 मंथ ऑफ एज, और जो है बिलो जो है 6 मंथ ऑफ एज के डॉग में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड इट इज कैरेक्टराइज बाई डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन। जब डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन होता है ग्रोइंग बोन का, पार्टिकुलरली लार्ज बोन का, दिस लीड्स टू डिफॉर्मिटी ऑफ द स्केलेटन और जो है लॉन्ग बोन, एंड देर इज ऑल्सो डिस्टर्बेंस इन जनरल हेल्थ। तो क्या होगा, लॉन्ग बोन में डिफॉर्मिटी जो है तुरंत अपियर होती है, इसलिए अगले बोन के जो है खास करके या तो जो है रेडियस अल्ना में या जो है ह्यूमरस में, ये इसमें डिस्टर्बेंस दिखेगा। नहीं तो पिछले पैर के जो है फीमर्स या जो है टिबिया फिबुला में डिस्टर्बेंस दिखेगा। ये सबसे पहले लॉन्ग बोन में डिस्टर्बेंस दिखेगा। एंड द लीजन इज फेल्यूर ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन विद परसिस्टेंट हाइपरट्रॉफिक कार्टिलेज, एनलार्जमेंट ऑफ हाइपोफाइसिस। और जो बोन का जो इन्लार्जमेंट होता है, खास करके इपिफाइसिस जो है, इन पोर्शंस पर जो है ये डिफॉर्मिटी जो है तुरंत जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पर अपीयर हो जाती है। All we know in anatomy there is a structure of bone that is epiphysis. So in rickets there is change in the epiphysis. Epiphysis पर change होगा, that is this is a metaphysis and this is known as diaphysis. तो epiphyseal changes जो है appear होगा इन लॉन्ग टर्म ड्यू टू जो है रिकेट्स, इसमें जो है चेंजेज आएगा। आप ये चेंजेज ऐसे ही नहीं पता चलेगा, ये चेंजेज आप जब एक्सरे करेंगे, रेडियोग्राफी करेंगे, तो इपिफाइशियल चेंजेस जो है जो सफर्ड है रिकेट से अब उसमें ये पता चलेगा। आप नॉर्मल में देखेंगे, एक्सरे करके आप नॉर्मल में देखेंगे तो ये चेंजेस पता चलेगा। दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन। दिस इज द epiphysis, this is the diaphysis, this is also epiphysis। और दिस जो है इंट्स जो है, and this is the hyaline cartilage, and this is the cancellous bone, this is the epiphyseal plate, and this is the medullary cavity। तो दिस इज द नॉर्मल जो है anatomical structures of bone। The important etiologies related to rickets is this is the caused by factors disturbing metabolism of calcium phosphorus। किसी भी डिस्टर्बेंस से अगर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है जो डिस्टर्ब करता है कैल्शियम फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म, तब रिकेट्स होगा। और नॉर्मली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वेरी मच डिपेंडेंट ऑन फॉस्फोरस एंड विटामिन डी। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिपेंड ऑन जो है फॉस्फोरस एंड विटामिन डी मीन्स कॉलिकॉल्सिफेरॉल पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों में डिस्टर्बेंस अगर होता है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा एंड इट लीड्स टू रिकेट। इट मे रिजल्ट फ्रॉम लैक और डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, या फॉस्फोरस की डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, और विटामिन डी और देयर डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, या सबों की डिफिशियंसी के कारण और किसी एक या दो के डिफिशियंसी के कारण, या इन सबों के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस के कारण
ये रिकेट्स अपीयर हुआ। तो रिकेट्स अपीयर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, आइदर कैल्शियम और फॉस्फोरस और विटामिन डी, और ऑल ऑफ द अबव, और ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। फॉलोइंग आर द फैक्टर कॉजिंग डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। डिफरेंट फैक्टर कौन कौन है जिसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है एंड विच लीड्स टू रिकेट्स। So first of all, there is deficiency in diet. There may be deficiency of calcium in diet, particularly meat. Meat का मतलब विदाउट बोन अगर हम मीट लेते हैं, एंड इट्स बाई प्रोडक्ट। तो ओनली जो मीट है, ओनली मीट जो है विदाउट बोन नॉट कंटेन्स जो है सो मच कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, कैल्शियम नहीं होगा। तो मीट एंड इट्स बाई प्रोडक्ट लैक इन जो है कैल्शियम। और इस तरह का क्रॉनिक आप देते हैं डाइट, तो इसके कारण जो है, चाहे इसका कोई रेडीमेड डाइट देते हैं जिसमें सिर्फ मीट या उसका बाय प्रोडक्ट है, तो दिस लीड टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। डिफिशियंसी ड्यू टू इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। कैल्शियम प्रॉपर इनटेक कर रहा है लेकिन गट से इसका सिस्टम में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। दिस ऑल्सो लीड्स टू calcium deficiency. So, if there is improper absorption of calcium from the gut, this also leads to deficiency of calcium. तो such type of जो है slow absorption और improper absorption of calcium from gut due to डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी आप मेटाबॉलिज्म में आगे पढ़ेंगे कि ये 125 हाइड्रोक्सी कैल्शियम 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, एंड दिस जो है देयर इज मेटाबॉलिक रोल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट। इसका जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन गट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एल्कलाइन पीएच ऑफ डाइजेस्टा। डाइजेस्टा का पीएच जो है बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होने पर ये जो है गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज। अगर किसी तरह से कैल्शियम जो है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के रूप में फॉर्म करता है, लाइक ऑक्जेलेट के रूप में या अदर ऑर्गेनिक एसिड से जो है अगर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसके कारण जो है वो गट से एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता। तो दिस लीड्स टू low absorption of calcium from gut. Next one is the improper calcium and phosphorus balance. अगर कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस प्रॉपर नहीं है, दिस ऑल्सो लीड्स टू रिकेट्स और डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। तो एक्सेस फास्फोरस इन मीट एंड बाई प्रोडक्ट। अगर एक्सेस जो है मीट अगर हम खिलाते हैं जिसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा है एंड इट्स बाई प्रोडक्ट, दिस फॉर्म इंसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट, और ये इंसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है और गट से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड दिस कैल्शियम इंसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट इज एक्सक्रीटेड इन फीसेज। फीसेज में ज़्यादा निकलेगा और क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होगी एंड दैट लीड्स टू रिकेट्स। ये रिकेट्स जो है डेवलप होगा। सिटोरिया एज इन पैंक्रेटिक एंड लीवर जो है डिजीज, जो इसमें कहते हैं ग्रीजी फीसेज जो हो गया, दैट इज टर्न बाय सिटोरिया। तो पैंक्रेटिक एंड लिवर डिजीज में मीन्स पैंक्रेटिक एंजाइम्स और लिवर के एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण जो है सिटोरिया डेवलप होता है, और इसमें जो है ये जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। देर आर सम रीनल डिजीज, रीनल डिजीज के कारण जो है कैल्शियम नहीं मिल पाता है। लेस फॉस्फोरस एक्सक्रीशंस इनहिबिटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ये लेस फॉस्फोरस एक्सक्रीशन ये जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कंपाउंड। सो इन सम रीनल डिजीज आल्सो जो है लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। इंक्रीज नाइट्रोजनस वेस्ट इन ब्लड, ब्लड में अगर किसी तरह का इंक्रीज नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये बढ़ जाता है, दिस लीड्स टू एसिडोसिस। एसिडोसिस लीड करता है फॉर विच कैल्शियम एक्ट एज ए बेस, जिसमें कैल्शियम एक बेस की तरह काम करता है। सो इज लेस अवेलेबल फॉर मिनरलाइजेशन फॉर अदर प्रोसेस, और ये मिनरलाइजेशन के लिए जो है अवेलेबल नहीं रहता।
देयर इज रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल और कैल्सिट्रॉल। ये जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद जो बनता है 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी का यहीं पे रोल है। ये क्या करता है, ये गट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, इट मीन्स विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, और 125 विटामिन डी की डिफिशियंसी होने का मतलब है कि 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल की डिफिशियंसी होगी, एंड दिस डिफिशियंसी लीड्स टू स्लो एब्जॉर्प्शन और लो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट। प्रेजेंस ऑफ इंडोपैरासाइट के प्रेजेंस के कारण भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, और जो है अवेलेबल जो गट से जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कैल्शियम की, इसकी जो है कमी हो जाती है। अल्टीमेटली जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, एंड दिस लीड्स टू रिकेट्स। डिफरेंट फैक्टर कॉजिंग डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होती है एंड इट लीड्स टू रिकेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफिशियंसी इन डाइट। डाइट में अगर फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होती है, लाइक इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में नहीं रहता है, और अगर सिर्फ ओनली जो है मिल्क फैट पर हम अगर रखते हैं पप को, तो इसके कारण भी फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होती है। फॉर्मेशंस ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज एज विथ कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम व्हेन टेकन इन एक्सेस। जब एक्सेस कैल्शियम, फॉस्फोरस या एल्युमिनियम भी लेते हैं, तो ये जो है फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका कि जो इनसॉल्युबल होता है, जिसका कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, एंड दिस लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस। Dogs having habit of ingesting grass containing phytic acid forming insoluble complexes। बहुत सारे डॉग में आप देखेंगे कि ज़्यादातर वोमिशन जब करना रहता है तो देखते हैं कि घास खाएगी उसके बाद वोमिट करेगी, तो दैट इज नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन यही बिहेवियर जब बहुत अधिक रहता है डॉग में, तो डॉग हैविंग हैबिट ऑफ इंजेस्टिंग ग्रास, जब घास ज़्यादा खाता है तो जिस ग्रास में जो है फाइटिक एसिड बहुत रहता है, और अगर फाइटिक एसिड बहुत है, दिस फॉर्मिंग इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसके कारण भी फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ये नहीं हो पाता है, और इसके कारण भी फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है, एंड दिस लीड्स टू रिकेट्स। डिफरेंट फैक्टर कॉजिंग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी कारण भी रिकेट्स होगा, और these are the factors which causes deficiency of vitamin D which lead to rickets. Deficiency in diet like milk में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, खास करके उसको हम जब बहुत खौला लेते हैं। क्रीम, एग और एनिमल फैट, तो ये सब डाइट पर हम ज़्यादा, अगर ओनली नॉनवेज डाइट पर हम ज़्यादा रखते हैं, या इस तरह के डाइट पर हम रखते हैं जो विटामिन डी से डिफिशियंट है, तो ऐसे में कैल्शियम की डिफिशियंसी होने के चांसेस, विटामिन डी की डिफिशियंसी होने के चांसेस रहते हैं, और अल्टीमेटली विटामिन डी की डिफिशियंसी कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, अल्टीमेटली जो है एनिमल रिकेट से प्रोन होता है। डिफिशियंसी ऑफ सनलाइट एज इन डॉग्स रिटेन्ड इंडोर। हम लोग हमेशा जानते हैं कि सनलाइट के एक्सपोजर के कारण जो है विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, और अगर किसी जो है डॉग को हमेशा कोई केप्ट करता है, हमेशा रिटेन करता है कि कभी धूप में जाने ही नहीं देता, बाहर एक्सपोज ही नहीं होने देता है, धूप में नहीं जाने देता है, तो ऐसे में जो है देयर इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड इट लीड्स टू रिकेट्स ड्यू टू स्लो एब्जॉर्प्शन, लो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। सेटोरिया इज इन डिजीज ऑफ लीवर एंड पैंक्रिया। लीवर और पैंक्रियाटिक डिजीज में अगर खास करके विटामिन डी की साथ साथ अगर डिफिशियंसी है, तो दिस लीड्स टू सीटोरिया, ये जो है डेवलप होता है, और इसके कारण जो है विटामिन डी का डिफिशियंसी जो है होता है, और दिस लीड्स टू रिकेट्स। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर जो है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड
विटामिन डी। तो हम फिजियोलॉजी पर आते हैं, तो पार्टिकुलरली जो है किस तरह से जो है ब्लड हेमोस्टेसिस मेंटेन होता है। तो सिंपल प्रिंसिपल है कि कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू एंड आउट ऑफ ब्लड, ब्लड में कितना कैल्शियम जा रहा है, ब्लड से कितना कैल्शियम आ रहा है, इसके अनुसार कैल्शियम का हेमोस्टैटिक मेंटेन्ड है या नहीं। तो इसमें एक है इन फैक्टर्स, मीन्स जो कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन से आएगा, हम ब्लड का हेमोस्टेसिस मेंटेन होगा, बोन रिजॉर्प्शन से भी हेमोस्टेसिस मेंटेन होगा। मीन्स इन सोर्सेस से कैल्शियम आते हैं और ब्लड का हेमोस्टेसिस मेंटेन होता है। आउट फैक्टर्स निकलते कैसे हैं, तो रीनल एक्सक्रीशन से भी कुछ निकल जाते हैं। बोन फॉर्मेशंस में जो है ये कैल्शियम इनकॉर्पोरेशन इनटू बोन, बोन फॉर्मेशंस में कैल्शियम जो है ब्लड से जो है आता है बोन फॉर्मेशंस के लिए। तो इसके इन और आउट के बीच अगर बैलेंस मेंटेन्ड है तो ये नॉर्मल कैल्शियम की हेमोस्टेसिस मेंटेन्ड होगी। तो देयर इज बैलेंस बिटवीन इन एंड आउट फैक्टर मेंटेन्ड बाई ऑर्गन फिजियोलॉजी ऑफ गट, ये गट के फिजियोलॉजी द्वारा, बोन और किडनी फिजियोलॉजी द्वारा मेंटेन्ड होगा। और डिफरेंट जो है हार्मोन फंक्शंस, जिसमें पीटीएच का मिल्क फीवर में आप लोग को नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया जाएगा, पीटीएच का रोल है। तो बीच हेमोस्टेसिस आल्सो मेंटेन्ड different functions of the PTH, parathyroid hormone, and due to विटामिन डी एंड जो है कैल्सिटोनिन। तो ये मिल्क फीवर में भी एक बार इस फिजियोलॉजी को आप पढ़ेंगे, बताया जाएगा। तो इसके कारण जो है ब्लड हेमोस्टेसिस मेंटेन्ड होता है। तो कैल्शियम हेमोस्टेसिस मेंटेन्ड बाई जो है यहाँ पर देख रहे हैं डाइट्री कैल्शियम हम दे रहे हैं, ये इन हो गया, मीन्स डाइट्री हैबिट सप्लीमेंट के द्वारा ये एब्जॉर्प्शन होगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होगा, और ये फिर जो है ब्लड कैल्शियम को मेंटेन होगा। ये फिर जो है ब्लड कैल्शियम जो है बोन फॉर्मेशंस में इन्वॉल्व होगा, और फिर ये जो है किडनी ऑर्गन फिजियोलॉजी ये सारा कुछ होते, कुछ कैल्शियम जो है आउट होगा यूरिन के थ्रू। तो इस तरह से ब्लड हेमोस्टेसिस मेंटेन होती है। ये अगर मेंटेन नहीं हो तो धीरे धीरे डिफिशियंसी होगी, और दिस लीड्स टू द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। So there is normal pathophysiology of rickets is deficiency of vitamin D या calcium in diet. So there is decreased absorption of calcium from gut. Gut से absorption slow होगा, and this lead to hypocalcemia और hyperkaluria. और due to जो है hyperparathyroidism, there is mobilization of calcium from bone. बोन से मोबिलाइजेशन होगा कैल्शियम का, बहुत लो होगा तो हेमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। एंड फॉस्फोरस रिजॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, दिस लीडिंग टू जो है फॉस्फेटूरिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया। एंड दिस नेगेटिव कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इम्बैलेंस, एंड दिस लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन बोन मेटाबॉलिज्म, एंड देयर इज ए मिनरलाइजेशन लीडिंग टू वीक एंड थिक बोन। इसके कारण जो है बोन का जो मिनरलाइजेशन है वो नहीं प्रॉपर होगा, और इसके बाद जो है इसके कारण जो है वीक होगा, और जहाँ वीक होगा तो यंग एज में क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे, और लॉन्ग बोन जो है बेंड करने लगेगा। तो फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फाइंडिंग, देयर इज अ स्टंटेड ग्रोथ इन द पेट, पेट में इसके कारण स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगा। बॉ लेग माने धनुषाकार जो है लेग, लेग जो है टेढ़ा हो जाएगा, खास करके अगला लेग पहले टेढ़ा होता है, एंड दिस लीड टू बॉ लेग, मीन्स धनुषाकार, तीर जैसा हो जाएगा, धनुष जैसे टेढ़ा रहता है। कंडीशन ड्यू टू एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ लॉन्ग बोन, यूजुअली फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड एट द नी है। तो इस तरह से जो है अगले पैर में ये जल्द दिखेगा। देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ लिम्ब जॉइंट, लिम्ब जॉइंट का एनलार्जमेंट होगा, मोस्टली डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एल्ना, रेडियस एल्ना के डिस्टल एंड पर बहुत जल्द ये दिखता है, पर्टिकुलरली एक्सरे हम जब लेंगे। एंड देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन का एनलार्जमेंट होगा, एंड दिस अपियरिंग एज अ स्ट्रिंग ऑफ बीट, रैचिटिक रोजरी। दिस कंडीशंस जो है ड्यू टू द
ये कंडीशंस का जो नाम दिया गया है, ये एक्सरे फोटोग्राफ में जो हम देखते हैं ना कोस्टोकॉन्ड्रोन जंक्शन, उसके आधार पर जो है दिया गया है। तो रैचिटिक रोजरी जो है एक जो है टर्म इसमें आया है, इस पर नोट्स आ सकता है। तो देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रोन जंक्शंस and appearing as a string of beads, and this condition is the rachitic rosary. There is a stiffness of joint का stiffness होगा, lameness होगा and tendency to lay down। तो इस तरह का है, lameness होगा चलने में पप को। narrowing of chest cavity due to abnormal bending of ribs, जो रिब केज है ये चेस्ट कैविटी जो है नैरो हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी देयर इज एबनॉर्मल बेंडिंग ऑफ रिब ये भी बोन से बना हुआ है, तो एबनॉर्मल बेंडिंग के कारण जो है नैरोइंग ऑफ द चेस्ट कैविटी होगा एंड दिस इज नोन एज पिगन चेस्ट। क्या है कि उसमें कर्व जो है कर्व ज़्यादा रहता है पिगन चेस्ट में, इसलिए जो है वो पिगन चेस्ट अपीयरेंस कहते हैं। फ्लैट टो अपीयरेंस ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ बोन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड टेंडन, ये भी दिखेगा। इम्पेयर्ड मस्कुलर एक्टिविटी, दिस लीड्स टू लैमनेस, इसके कारण लैमनेस होगा। एंड एनिमल वेरी मच ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर और बोन, क्योंकि इसमें बोन की डेंसिटी भी बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए जो है दिस लॉन्ग बोन आर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर। थोड़ा सा जो है अगर चोट इस पर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज आर्च बैक कंडीशन, नॉर्मल डॉग को देखते हैं तो इसकी रीढ़ की हड्डी जो है तो ये वर्टिब्रल कॉलमन जो है ये कर्व हो जाएगा, दिस इज नोन एज आर्च बैक कंडीशन, इसी को आर्च बैक कंडीशन कहते हैं। पॉट बेलीड अपीयरेंस ऑफ एब्डोमेंस, एब्डोमेंस जो है बड़ा दिख सकता है पॉट बेली। डिफॉर्मिटी ऑफ पेल्विक बोन, बोन में चूंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फीमेल के पेल्विक बोन में डिस्टर्बेंस भी होगा, और फीमेल के पेल्विक बोन में डिस्टर्बेंस जो है लॉन्ग परसिस्ट करने के कारण ये परमानेंट हो सकता है। एंड देयर इज चांसेज ऑफ मैटरनल डिस्टोपिया, ये पेल्विक कैविटी जो है, पेल्विक इनलेट जो है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है नैरो हो सकता है, जिसके कारण ऐसे फीमेल में एडल्ट होने के बाद बच्चा देने में डिस्टोपिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज इरप्शन ऑफ टीथ इज डिलेड एंड इरेगुलर, ये खास करके यंग में जो डिसेडियस टीथ हैं, परमानेंट टीथ डेवलप होते हैं, उसमें इरप्शन ऑफ टीथ ये इज डिलेड एंड इरेगुलर। ये दूध का दांत फटने के बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं, इसमें भी कैल्शियम का रोल है, इसकी डिफिशियंसी के कारण देर पर निकलेंगे और जो है ये प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रह सकते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस जो है टीथ में अपीयर हो सकता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम जब एस्टिमेट करेंगे तो देर इज डिक्रीज सीरम एंड फॉस्फोरस लेवल, ये ब्लड में दिख सकता है। देर इज इंक्रीज लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल बढ़ा मिलेगा। और रेडियोग्राफी हम जब करेंगे तो डेंसिटी जो है, बोन की डेंसिटी जो है खराब रहेगी, अच्छी डेंसिटी नहीं रहेगी। देर इज वाइड इपिफाइशियल प्लेट वाइड होगा, और विच आर वेरी मच पैथोजेनिक, ये दिखेगा एपिफाइशियल प्लेट। और जो है एपिफाइशियल इंड जो है लॉन्ग बोन का, ये आपको डिस्टर्ब मिलेगा नॉर्मल बोन से आप कंपेयर करेंगे। तो ये मुख्य रूप से जो है सिम्टम से ही, देखने से ही, हिस्ट्री लेने से, क्रॉनिसिटी से, सिम्टम से चलाकर देखने से ही पता चल जाता है कि ये रिकेट्स का केस है। एक दिखाया गया फोटोग्राफ, ये दिख रहा है कि ये किस तरह से जो है इसकी कमी के कारण जो है डेंसिटी इसकी कम गई है, और डेंसिटी कमने के कारण जो है ये बो अपीयरेंस हो गया और कर्व हो गया। तो डायग्नोसिस हम करते हैं डाइटरी हिस्ट्री पर, उसके बाद जो है एज ऑफ द पप पर, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, डिफरेंट क्लिनिकल फाइंडिंग हम देखते हैं, बो अपीयरेंस है, इसके बाद एक्सरे हम करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी से, हिस्ट्री से, सारा से हम करते हैं, रेडियोग्राफी से जो है एपिफाइशियल इंड को देखते हैं। तो डायग्नोसिस जो है ईजिली पता चल जाता है एंड इट इज ईजिली डायग्नोस्ड। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सिविरिटी, देयर इज चेंज ऑफ डाइट हम चेंज करेंगे। जो कॉमर्शियल डाइट हम खिला रहे थे उसको जो है इनसफिशियंट है विटामिन डी कंटेंट से, इसलिए उसको सिर्फ कॉमर्शियल डाइट पर नहीं रखेंगे। एंड एनिमल में रिस्पॉन्ड विद इन 3 वीक, अदरवाइज विटामिन डी थेरापी कैन बी रिकमेंडेड। उससे हम जो कॉमर्शियल डाइट था उससे हम हटाएंगे, नेचुरल डाइट पर हम लाएंगे,
और विटामिन डी का हम प्रिपरेशन भी देंगे, या कैल्शियम विटामिन डी का फॉस्फोरस का जो प्रिपरेशन है, इंटाकैल IM बहुत सा प्रिपरेशन है, उसको हम देंगे तो धीरे धीरे जो है ये सुधार आएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी है तो नॉर्मल सलाइन में आता है कैल्शियम्स का प्रिपरेशंस भी, तो उस तरह के कैल्शियम के प्रिपरेशंस को हम जो है इंट्रावेनस जो है हम डाइल्यूट करके नॉर्मल सलाइन में हम जो है वन माने पार्टिकुलरली अल्टरनेट डे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 3-4 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम ओरल थेरापी करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। तो विटामिन डी थेरापी एट ए सजेस्टेड लेवल ऑफ 10 to 12 टाइम्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑन अल्टरनेट डे फॉर 1 वीक। विटामिन डी का भी प्रिपरेशन हम जो है देंगे, और ओरल भी हम देंगे कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन डी का प्रिपरेशन सेवरल जो आता है, जैसे इंटाकैल प्रिपरेशन है, प्लस जो है इंट्रावेनस जो है प्रिपरेशन जो आता है, जिसको हम नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके हम जो है 2-3 डोज अल्टरनेट दे देंगे। एंड देयर इज सप्लीमेंटेशन ऑफ कैल्शियम बाय ओरल फीडिंग। ओरल फीडिंग से हम कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं। ये दवा का जो प्रिपरेशन आता है उसके माध्यम से बोन मिल हम ज़्यादा खिलाएंगे, या लाइम स्टोन पाउडर, या जो है मीट जो हम देते हैं वो हम जो है